नमस्कार, मैं सिंधु मनीष ट्रिपल एस एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चैप्टर 31 की बात करूंगा। नमस्कार, मैं सिंधु मनीष ट्रिपल एस एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चैप्टर 31 की बात करेंगे। 31 की बात इसलिए करेंगे क्योंकि पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी वो थोड़ा सा खराब हो गया था, जिसके कारण से एक यूजर का मेरे पास कमेंट आया कि सर आपकी जो है वो वीडियो खराब हो गई है, तो कुछ समझ नहीं पाया। तो इसलिए मैं आज इस वीडियो को दोबारा डाल रहा हूँ, मतलब दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे ग्रह के परम उच्चांश और परम नीचांश पे। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा एक कुंडली ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा सिर्फ। अब यहाँ पे देखिए, ग्रह उच्च के कहाँ होंगे और नीच के कहाँ होंगे। यहाँ पे मैं कोई राशि नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, हर ग्रह जहां पर उच्च के होंगे वहां से सातवीं राशि में नीच के होंगे, और जहां पर नीच होंगे वहां से सातवीं राशि में उच्च के होंगे। अगर मान लीजिए कि ग्रह यहाँ है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे नीच के होंगे। ठीक है, अगर ग्रह यहाँ है, ठीक है, तो अपने से सातवीं राशि में नीच के होंगे। 1 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे नीच के होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, अगर ग्रह यहाँ पर है तो कहाँ के नीच के होंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे नीच के होंगे। चीजों को समझिएगा, ग्रह जहां पे होंगे उच्च के वहां नीच के। मान लीजिए कि यहाँ पे नीच के हैं, तो उच्च के कहाँ होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे ग्रह नीच के होंगे। ये कॉन्सेप्ट सॉरी, ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में डाल लेना है। पहली चीज, इस कॉन्सेप्ट को अपने से सातवीं ही राशि क्यों? सबसे बड़ी बात है कि सातवीं ही राशि क्यों? क्योंकि सातवीं राशि में ग्रह जो है 180 डिग्री से दूर होता है। जिस जगह पे ग्रह रहते हैं, ग्रह का उच्च का स्थान है, उससे 180 डिग्री दूर जो है वो ग्रह का परम नीच का स्थान भी माना जाता है। माना जाता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए 180 डिग्री दूर ग्रह जो है अपने नीचांश पे जाते हैं, और 180 डिग्री अपने नीचांश से ऊपर ग्रह का उच्चांश होता है। तो इन चीजों को पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, आपको गौर से समझिएगा। हमने सूर्य और शनि को लिखा है। मैं अभी आपको सूत्र भी समझाऊंगा कि कैसे समझना है, ठीक है। अगर सूर्य जो है मेष राशि में है, ठीक है, मेष राशि जो है पहली राशि पड़ती है, ठीक है। तो कितने डिग्री पे? 10 डिग्री के परम उच्च के होते हैं। तो अब कैसे हम चले? हम कुंडली ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कुंडली ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए मेष राशि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो मेष राशि में उच्च के होते हैं, तो अपने से सातवीं राशि कौन सी पड़ेगी? तुला। तुला में नीच के होंगे कौन? सूर्य। सॉरी, सूर्य लिख दिया मैंने, तुला लिखना था। तुला में शुक्र जो है 10 डिग्री पे परम नीच के होंगे। समझिए कॉन्सेप्ट। अगर एक राशि यहां है तो सातवीं राशि यहां होगी, ठीक है। वो नंबर ये लिखा हुआ रहेगा, ये नंबर लिखा हुआ रहेगा, ये तुला रहेगा लिखा हुआ, ठीक है।
अब तो कंप्यूटर का जनरेटेड बना हुआ आता है, तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझना, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। और जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा तो फिर आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तो अपनी से सातवीं राशि, अब शनि जो है, देखिए शनि तुला राशि में नीच के होते हैं, ठीक है। तो अपनी से सातवीं राशि कौन सी हुई? मेष राशि हुई। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि मेष राशि में शनि जो है 20 डिग्री पे अपने नीच के होंगे, ठीक है। अब चीज को यहां समझिए, सन, सैटर्न, ठीक है, सन है, सैटर्न है। सन कौन है? पिता है। सैटर्न कौन है? पुत्र है, ठीक है। सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। शनि और सूर्य में जो है एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है, एनेमी है, ठीक है। तो ये परिस्थिति जो है, सूर्य जहां पे रहेंगे शनि वहां पे पहुंच गए तो दिक्कत है। तो इन दोनों के ऑपोजिट, अगर सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं तो शनि जो है मेष राशि में नीच के हो जाते हैं, ठीक है। हमको ये कॉम्बिनेशन याद रखना है। शनि जो है मेष राशि में नीच के हो जाते हैं, सूर्य जो है तुला राशि में नीच के होते हैं, और शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं। आप गौर से देखिए यहाँ पे, सूर्य मेष राशि में उच्च के हुए, शनि मेष राशि में नीच के हुए। शनि तुला राशि में नीच, सॉरी, सूर्य जो है पर तुला में जो है वो नीच के हुए, और शनि तुला में उच्च के हो गए। हमको ये कॉम्बिनेशन याद करके रखना है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन, बाकी किसी चीज को याद नहीं करना है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ सन सैटर्न और एक उच्च और नीच याद कर लीजिए, बस दोनों कॉम्बिनेशन से आप बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि शनि जो है परम नीच में होते हैं, कहाँ पे? मेष में, ठीक है। तो मेष है, तो इसका परम उच्चांश क्या होगा? परम उच्चांश हो गया तुला राशि। सिंपल, वहां से सातवीं राशि गिनिए। अब जब तुला राशि गिन लिए, जब शनि नीच के हैं वहां पे, तो सन की बात कीजिए, क्योंकि सैटर्न से सन जुड़ा हुआ है, तो सन जो है मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे और तुला में नीच के हो जाएंगे। सिंपल सा फंडा है। मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो चुका होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बस सन और सैटर्न को याद कर लीजिए, और सन और सैटर्न को जैसे ही आपने ये समझ लिया कि सन और सैटर्न साथ हैं, तो मेष में जहां सन उच्च के हुए, मेष में वही सैटर्न जो है वो नीच के हो जाते हैं, और तुला में जो है वो उच्च के होंगे सैटर्न, और सन जो है वहां नीच के हो जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन अगर सन सैटर्न की याद कर लिए, और एक उच्चांश और एक नीचांश, या किसी एक का भी उच्च और एक का नीच याद कर लीजिएगा, तो फिर आपको कठिनाई नहीं होगी। मेरे समझ से आपको ये चीज, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे आपको लेके चलता हूं। काला पेन, अब बात करते हैं मंगल और गुरु की। मकर, कर्क 28 डिग्री और 5 डिग्री होगा। अब देखिए, मैंने कॉन्सेप्ट पीछे समझा दिया है। पीछे समझाया था कि सन और सैटर्न को लेना है, सन सैटर्न को लेना है। यहां पे क्या लेना है? मार्स को लेना है और जुपिटर को लेना है, ठीक है। अब मार्स जुपिटर के, मंगल जहां पे उच्च का होगा, मंगल जहां उच्च का होगा, वहां से सातवीं राशि गिनिए। मकर, मीन, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। कर्क में उच्च का होगा 28 डिग्री पर ही। और यहाँ देखिए 28 डिग्री पर कर्क जो है, 5 डिग्री पर उच्च का गुरु होते हैं।
तो मकर इनका नीच हो गया। किसी एक का भी आपको कॉम्बिनेशन याद रखना है, मार्स जुपिटर सन सैटर्न। सन सैटर्न समझ गए। अब मंगल और जुपिटर जो है दोनों, मार्स और जुपिटर जो है दोनों परम मित्र हैं। मंगल की राशि में जाके जुपिटर भी बहुत खुश होता है और जुपिटर की राशि में जाके मंगल भी बहुत खुश होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो है मंगल और मकर, मंगल जो है मकर में परम उच्चांश होता है 28 डिग्री पे, और कर्क में 28 डिग्री पे परम नीचांश होगा। जितने डिग्री पे उच्चांश होगा उतनी ही डिग्री पे नीचांश भी होगा। ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, जितने डिग्री पे उच्चांश होगा उतनी ही डिग्री पे नीचांश होगा। अगर कर्क में 5 डिग्री का उच्चांश है तो मकर में भी 5 डिग्री का नीचांश होगा। इस चीज को समझिए। ये शनि की राशि में जाके उच्च के होते हैं, ठीक है, और ये चंद्रमा की राशि में उच्च के होते हैं। हालांकि मंगल जो है कर्क में जाके वो नीच के हो जाते हैं, लेकिन गुरु जो है शनि की राशि में नीच के हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, याद नहीं करना। बस आपको तो ये कि याद करना है सन सैटर्न अगर मेष राशि, अगर इसमें आपको कर्क याद हो गया कि जुपिटर का कर्क है तो फिर क्या दिक्कत है। कर्क ये हो गया, सातवीं राशि जो हो गई मकर हो गई, तो यहाँ पे मकर हो गया, यहाँ कर्क हो गया। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दोनों को कॉम्बिनेशन को याद कर लेना है, बस दोनों को कॉम्बिनेशन को। अगर ये कॉम्बिनेशन याद कर लीजिएगा तो बहुत बढ़िया है। अब हम बात करेंगे, ये समझ गए होंगे कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन। अब हम बात करेंगे बुध को और शुक्र को। बुध शुक्र, बुध कन्या 15 डिग्री 27 डिग्री। अब देखिए, जिस तरह हमने सैटर्न और सन का कॉम्बिनेशन बनाया, मार्स और जुपिटर का कॉम्बिनेशन बनाया, इस तरह आप बुध और शनि का शुक्र का कॉम्बिनेशन बनाइए। ठीक है, कन्या में अगर 15 डिग्री के उच्च के हैं, ठीक है, कन्या में जब वो 15 डिग्री उच्च के हैं तो नीच कहाँ होंगे, कन्या सातवीं राशि खोजिएगा तो मीन मिलेगा। मीन में जो है वो परम नीच के हो जाएंगे। कौन, कितने डिग्री पे, 15 डिग्री पे। ठीक है, अगर शुक्र की बात कीजिएगा, शुक्र मीन में परम उच्च के होते हैं और कन्या में परम नीच के हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, बस दो का आपको ग्रुप याद कर लेना है। अभी मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, अब जैसे ये सैटर्न, सन, मार्स, जुपिटर, वीनस, मरकरी, तीन का कॉम्बिनेशन याद करना है। ठीक है, इसमें से एक परम नीचांश या परम उच्चांश याद कर लीजिए, इसमें से एक याद कर लीजिए, इसमें से एक याद कर लीजिए। सिंपल है, मैं उदाहरण के दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि जुपिटर का ये, जुपिटर कर्क में उच्च के होते हैं। ठीक है, तो कर्क में जब उच्च के होंगे तो कर्क में ये नीच के होंगे, पहला फंडा। ठीक है, कर्क से सातवीं राशि कौन सी पड़ेगी, मकर, तो मकर में ये उच्च के होंगे और ये मकर में नीच के होंगे। सिंपल फंडा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सन को, सन क्या है, मेष में उच्च के होंगे, तो मेष में सैटर्न जो है नीच के हो जाएंगे। आप समझिएगा यहाँ पे। और जब मेष से सातवीं राशि कौन सी है, मकर, सॉरी तुला, तुला में सन नीच के होंगे, यहाँ पे तुला में ये उच्च के होंगे। ठीक है, अब वीनस को देखिए, वीनस क्या है, मीन में उच्च के होंगे। ठीक है, तो मीन में मरकरी नीच का होता है। ठीक है, अगर मीन से सातवीं राशि खोजिएगा तो कन्या मिलेगा, कन्या में नीच का होगा, कन्या में ये उच्च के होंगे। कॉम्बिनेशन कितना सरल है, कॉम्बिनेशन कितना आसान है,
आपको समझना। अगर बोलिए कि समझना आसान नहीं है तो मुझे बताइए, मैंने सारे कॉम्बिनेशन को बना दिया, ठीक है, आपको पढ़ाया। अभी एक एक ग्रह का बाकी है, वो चंद्रमा का है, ठीक है, चंद्रमा का बाकी है। लेकिन पहले इन चीजों को समझिए कि ये दो ग्रुप को अगर हम याद कर लें और इसमें से एक को भी याद कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से एक को भी याद कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से एक को भी याद कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ग्रुप याद कर लीजिए, ये ग्रुप याद कर लीजिए, ये ग्रुप याद कर लीजिए। मेरी समझ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, डिग्री डिग्री थोड़ा समझना होगा, क्योंकि अगर ये 27 डिग्री को अगर आप छोड़ दिए तो उसमें क्या होगा कि 9 बल कम हो जाएगा, ठीक है। तो डिग्री भी देखना जरूरी है, लेकिन तत्काल के लिए पहले आप इसको समझिए, ठीक है। डिग्री याद कर लीजिएगा, बाद में याद कर लीजिएगा, लेकिन पहले इस चीज को समझना जरूरी है। मेरे समझ से आप आप समझ गए होंगे। अब चंद्रमा का यही देख लेते हैं हम लोग, उसको भी मैं ट्रिक बताऊंगा अभी थोड़ी सा। चंद्रमा जो है वृष में 3 डिग्री के उच्च के होते हैं, तो वृष से 7वीं राशि जो है वृश्चिक होती है। वृश्चिक में 3 डिग्री के नीच के होंगे। मेरी बात नहीं समझे अभी तक। वृष में 3 डिग्री, वृष कौन सी राशि है? 2 नंबर की राशि है। वृश्चिक कौन है? 8 नंबर की राशि, ठीक है। इसको भी याद करने का तरीका बताता हूँ। तरीका सिर्फ कॉन्सेप्ट को दिमाग में लाना है। नहीं याद होगा कोई दिक्कत नहीं है, हम ट्रिक बताएंगे, हम समझाने के प्रयास करेंगे आपको, ठीक है। अब चंद्रमा को देख लीजिए। चंद्रमा क्या है? मैंने पीछे क्लास में बताई थी, चंद्रमा रानी है, चंद्रमा माता है। सूर्य क्या है? राजा है, पिता है, ये तो पता है, ठीक है। पिता कहाँ उच्च के होंगे? पिता 1 नंबर राशि में उच्च के होंगे, तो पिता के बगल में माता ही रहेंगी ना, तो ये 2 नंबर राशि में उच्च के होंगे। वृष, यहां से देखिए मेष और वृष, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है ना। अगर सूर्य को 1 नंबर की राशि में उच्च का स्थान मिला हुआ है, तो चंद्रमा को 2 नंबर की राशि वृष में उच्च का स्थान मिला हुआ है। वही कोई डाउट नहीं रखना है, चंद्रमा वृष में उच्च का होगा और अपने से 7वीं राशि तुला में वो नीच का होगा। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, फिर से समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझेंगे मैं फिर समझाऊंगा, और बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत इजी वे है। मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, इस तरह से कोई नहीं समझाया होगा। अगर वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए कि ऐसा ही होता है, याद करने का ये तरीका है, और मैं याद करवाऊंगा आपको, बहुत ज्यादा नहीं। अगर आप 2 क्लास देख लीजिएगा, इसी क्लास को 2 बार देख लीजिएगा, तो मुझे नहीं लगता है आप बोलिएगा कि मुझे याद नहीं हुआ, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने जो टेक्निक बताई है वो बिल्कुल याद करने का टेक्निक है, और कहीं से माइंड से स्लिप ही नहीं करेगा। कभी जीवन में माइंड से स्लिप नहीं करेगा। एक बात याद रखिएगा, रट्टा मारिएगा कभी भूल जाइएगा, जब तक यहाँ दिमाग में नहीं आएगा ना तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस टेक्निक को समझने की कोशिश कीजिए, और एक बार में अगर वीडियो नहीं समझ में आई तो दोबारा जरूर वीडियो को देखिएगा, और जहां पे डाउट होगा फिर आप मुझसे पूछिएगा। खैर, चैप्टर 31 था, खराब हो गया था मेरा वीडियो, तो मैंने इसलिए दोबारा बना दिया। हो सकता है कि उस वीडियो में कुछ और बताया हूँ, मतलब चीज यही बताया हूँ, लेकिन बोलने का तरीका अलग है और इसमें बोलने का तरीका अलग है। तो ऐसी परिस्थिति में वो भी वीडियो देखिए, लेकिन उसका तो वीडियो आ नहीं रहा है, ऑडियो सिर्फ आ रहा है। लेकिन इस वीडियो को देख के आप खैर पूरी तरह से समझ जाएंगे कि कैसे हम ग्रहों के परम उच्चांश और परम नीचांश को समझें,
और राहु केतु का कोई परम उच्च और कोई परम नीच नहीं होता है। हमारे क्लासिक्स में कहीं नहीं दिया गया है कि राहु केतु को परम उच्चांश और परम नीचांश दिया गया है। तो इसलिए इन ग्रहों का अब ये परम उच्चांश में क्या होगा, परम उच्चांश में उस ग्रह का बल बढ़ जाएगा, उस जो हाउस का बल है वो हाउस बल बढ़ जाएगा। और नीचांश में हो गया कि ग्रह का जो बल है वो घट गया, उस हाउस का बल घट गया, तो वहां पे फल कथन में दिक्कत होगा। अगर मान लीजिए कि कोई उच्च के ग्रह बैठे हुए हैं तो फिर आपको फल जो है बढ़िया मिलेगा, और जो नीच के हैं तो उसमें फल थोड़ा कम मिलेगा, न के बराबर मिलेगा। तो इस चीज को, उच्चांश और नीचांश को समझना बहुत जरूरी है। और ये चैप्टर जो है ये ग्रहों के ऊपर आधारित नहीं है, भले मैंने यहाँ पर जो है ग्रहों का ही नाम लिया है, लेकिन ये राशियों के चैप्टर में ही जा रहा है आपके, ठीक है, ये राशियों के चैप्टर में जा रहा है। मेरे समझ से एक क्लास और रहेगा राशियों का, उसके बाद से हम हाउसेज और ग्रहों की ओर बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।